जय हिंद साथियों, आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बता रहा हूं कि यूपीएससी एंड पीएससी दोनों के प्री एग्ज़ाम हो चुके हैं और मेंस एग्ज़ाम आने वाले हैं। अब बच्चे तैयारी कर रहे हैं और बच्चों के मन में मेंस को लेकर के काफ़ी पहली बार शामिल हो रहे हैं, उनके मन में कई सारे प्रश्न होते हैं। मेंस की एक अच्छी राइटिंग कैसे की जाए, तो मेंस की राइटिंग करने के लिए मैं आपको एक प्रोफार्मा जनरल आइडिया दे रहा हूं मैं आपको कि एक आंसर कैसे लिखा जाना चाहिए। खासतौर पे मैं अभी आपको पीएससी के लिए फोकस कर रहा हूं, इसके बाद मैं यूपीएससी के लिए भी बताऊंगा। दोनों में थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन इन जनरली आप यदि एक तरह का आंसर राइटिंग सीख जाते हैं तो दोनों कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा स्टैंडर्ड आपको यूपीएससी में बढ़ाना होता है। सबसे पहली बात मैं आपको मेंस की आंसर राइटिंग के लिए बताऊं जो ज़रूरी है वो है पहली चीज़ कि आपको जो भी कोई क्वेश्चन लिखा है, मैं आपको बता रहा हूँ 200 वर्ड का क्वेश्चन कैसे लिखें। 200 शब्दों वाला आंसर आपको कैसे लिखना है। 200 शब्दों वाला जो भी क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है उस क्वेश्चन को पहले भली भांति पढ़ना। पहला स्टेप आपका क्या होगा कि भली भांति आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ कर के पढ़ना है और पढ़ने के बाद में उसको क्या करना है, समझना है। पढ़ना, फिर क्या करना है, उसको समझना है। जो पूछा गया है उसी का उत्तर आपको देना है, उत्तर देना है। जो पूछा गया है उसी को आपको फोकस करना है। दूसरी बात अपन देखें, पहले पढ़ा और अच्छी तरह से समझा। दूसरी बात जो है आपको याद रखनी है कि आपका जो आंसर होगा वो 3 पार्ट में जाता है। 3 पार्ट में जाता है। एक आपका होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना को ही हम इंट्रोडक्शन या परिचय कहते हैं। परिचय, इंट्रोडक्शन होता है आपका परिचय। इस परिचय में क्या लिखना है ये भी मैं बताऊंगा। इसका दूसरा पार्ट होता है मेन बॉडी और तीसरा जो होता है सी, वो होता है आपका कंक्लूजन, मतलब आपका हो जाएगा निष्कर्ष, कंक्लूजन, निष्कर्ष। तो आपको मेनली किसी भी आंसर को 3 पार्ट में बांटना होता है, प्रस्तावना, मेन बॉडी और फिर निष्कर्ष। अब अपन बात सबसे पहले करते हैं प्रस्तावना की, तो कि प्रस्तावना कैसी लिखी जानी चाहिए, है ना। तो प्रस्तावना में सबसे पहले क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको प्रस्तावना देनी होती है ना। इसमें आप उस उत्तर में जो भी देने वाले, जो भी मटेरियल देने वाले हैं उसका संक्षिप्त रूप आपको देना होता है। मैं आपको एक उदाहरण देकर भी इस क्वेश्चन के आंसर के रूप में उदाहरण देकर के भी मैं बताऊंगा। तो आपको प्रस्तावना में, जैसे मान के चलें कि वैदिक काल का कोई प्रश्न आया, तो वैदिक काल में 2 या 3 लाइनों में या मैक्सिमम 4 लाइन में आपको अपनी प्रस्तावना को खत्म करना होगा। जैसे उत्तर वैदिक काल का प्रश्न आया कि उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थिति को समझाइए, तो आर्थिक स्थिति को समझाने के लिए हम इसको कोरिलेटेड करेंगे ऋग्वैदिक काल से और प्रस्तावना को लिखेंगे। याद रखिएगा, प्रस्तावना कोई बंधी हुई नहीं रहेगी, बल्कि आपके मन में जो स्वाभाविक विचार और आपकी सोच आती है उसी पर आधारित आपको प्रस्तावना लिखना है ना। तो प्रस्तावना में फिर आप उसमें बताएंगे कि ऋग्वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में अगर तुलनात्मक प्रश्न है तो आप तुलना वाला लिखेंगे, या उत्तर वैदिक काल में आप लिखोगे कि उत्तर वैदिक काल में कृषि साहित्य, जो कृषि साहित्य उद्योग एवं व्यापार में प्रगति देखने को मिलती है, साथ ही व्यापार वाणिज्य में भी वृद्धि देखने को मिलती है। और याद रखिएगा, आर्यों के विस्तार, या आप लिख सकते हैं आर्यों के पूर्वी विस्तार के साथ ही अर्थव्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन आता है। अब कृषि मुख्य व्यवसाय होने के साथ साथ व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुई और उद्योग और शिल्प भी विकसित हुए। तो आपने ये प्रस्तावना दे दी जिसमें आप ये बताओगे कि उत्तर वैदिक काल में किस तरह से अर्थव्यवस्था में बड़े भारी परिवर्तन आए। इसके बाद जो आप मेन बॉडी लिखोगे, इस मेन बॉडी में आपको उसको डिवाइडेड कर देना है। डिवाइडेड कैसे करना है कि अर्थव्यवस्था के जो मुख्य फैक्टर्स होते हैं उन फैक्टर्स को आपको यहाँ पर एक एक करके लिख देने हैं। जैसे मुख्य फैक्टर है आपका एक कृषि, तो कृषि के बारे में आपको बताना है कि इस समय कृषि की क्या पोजीशन हो गई थी,
है ना। देखिए भारत हमेशा कृषि प्रधान देश रहा है, तो केवल ऋग्वैदिक काल को छोड़ करके, ऋग्वैदिक काल में पशुपालन मुख्य व्यवसाय था, लेकिन यहाँ पर कृषि में क्या प्रगति हुई। अब कृषि में आप क्या लिखोगे कृषि के अंतर्गत, कि फसलें कौन कौन सी उगाई जाती थी, फसलें, है ना। दूसरा खेती कैसे की जाती थी, और इसको विवरण देने वाले जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों के एविडेंस के साथ आप इसको लिखेंगे। फसलें हो गई, खेती हो गई, दूसरा सिंचाई व्यवस्था थी या नहीं थी, सिंचाई, है ना। और ये कि एग्रीकल्चर हो गया, कृषि हो गया, कृषि में पैदावार कितनी थी, पर हेक्टेयर उत्पादन कितना था, उत्पादन देख लेंगे, और साथ में खाद का प्रयोग ये लोग करते थे या नहीं करते थे। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स होते हैं उन फैक्टर्स को अपन इसमें लिख देंगे, है ना। इसके अलावा कृषि के बाद में अब दूसरी चीज आ जाती है पशुपालन। तो पशुपालन को अपन देखते हैं कि पशुपालन में ये लोग क्या क्या कर रहे थे। तो पशुपालन में कौन कौन से पशु पाले जाते थे और पशुओं की उपयोगिता क्या थी, है ना। तो उसको अपन देख लेंगे पशुपालन में। यह एक कृषि के पूरक व्यवसाय के रूप में देखा जाता था पशुपालन। पशुपालन के बाद में अच्छा कृषि में तकनीकी को भी देखेंगे, तकनीकी, है ना, तकनीकी कौन सी तकनीकी इस्तेमाल। पशुपालन के बाद में आप लिखेंगे शिल्प, शिल्प एवं उद्योग, शिल्प उद्योग। शिल्प मतलब जैसे बनाने वाली चीजें जो है ना वो शिल्प है। जैसे धातु का काम हो रहा है तो धातु का मतलब धातु कर्म हो जाएगा, लकड़ी का काम होता है, मिट्टी का काम होता है, चमड़े का काम होता है, सुनारों का काम होता है। तो ये सब चीजें आप लिख लेंगे शिल्प में, है ना। और वस्त्र बुनाई का काम, जैसे उद्योग में आ जाएगा आपका वस्त्र बुनाई हो रही है, वस्त्रों का बुनाया जाना, या फिर लौह कर्म किया जा रहा है, लोहे से संबंधित व्यवसाय उद्योग हो गए। तो उस समय के प्रचलित उद्योगों के हमें अपने को नाम लिखने पड़ेंगे, है ना। ये मेन बॉडी में दूसरा चीज आ जाएगी, शिल्प एवं उद्योग। तीसरी चीज जो आएगी मेन बॉडी में शिल्प उद्योग के बाद में फिर आ जाता है आपका व्यापार और व्यवसाय, व्यापार वाणिज्य एवं व्यापार। तो व्यापार और वाणिज्य में हम दो चीजें देखते हैं, एक तो निर्यात देखते हैं और एक दो देख लेते हैं आयात। आयात और निर्यात देख लेते हैं। व्यापार मुख्य रूप से दो चीजों से, निर्यात मतलब हम किन चीजों को बाहर भेजते हैं। पहली बात तो व्यापार अगर दो तरीके का हो रहा है, एक आंतरिक व्यापार, एक बाह्य व्यापार। एक होता है आंतरिक व्यापार और एक होता है बाह्य व्यापार। बाह्य व्यापार, अब देखो आंतरिक व्यापार तो इंटरनल है, बाह्य व्यापार की दो चीजें होती हैं आपकी, एक निर्यात होता है, एक आयात होता है ना। तो निर्यात में कौन सी चीजों का हम निर्यात कर रहे हैं, कौन सी चीजें बुला रहे हैं। दूसरा एक चीज व्यापार में देखा जाएगा कि इसमें परिवहन के कौन कौन से साधन है, परिवहन के कौन कौन से साधन है। तो इंटरनल व्यापार के लिए परिवहन का साधन क्या है, तो वो साधन नदी मार्ग हो सकते हैं या फिर सड़कें हो सकती हैं। और साधन के रूप में हम क्या परिवहन एवं साधन, साधन बैलगाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर कोई घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, भैंस गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पर परिवहन देखें आयात निर्यात के लिए तो जहाज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, नदियों का इस्तेमाल। तो नदी जब बताओगे आप तो आप जहाज बताओगे, जहाज बताओगे तो फिर बंदरगाह भी बताने पड़ेंगे आपको, बंदरगाह, तो बंदरगाह भी बताओगे आप कि कौन कौन से निर्यातक बंदरगाह, आयात के लिए कौन कौन से बंदरगाहों का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा आप देखोगे कि मुद्रा, मुद्रा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, मुद्रा के बिना व्यापार नहीं होता। तो मुद्रा थी या नहीं थी, थी तो कौन सी मुद्रा थी। इसके अलावा अगर मुद्रा नहीं थी तो वस्तु विनिमय प्रणाली से व्यापार होता था। इसके अलावा अगर आप देखें मुद्रा के अलावा कि एक चीज और है, वो है नाप तोल की माप, नाप तोल की माप। तो माप तोल से ये लोग परिचित थे या नहीं थे, ये चीज़ भी आपको उसमें देखनी पड़ेगी। यदि आप एंशिएंट हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आप लिख रहे हैं, जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था, तो ये सब मिलकर के आपका क्या बन जाता है, व्यापार। तो आपने देखा कि कृषि है, पशुपालन है, शिल्प उद्योग है, व्यापार है, ये सब हेडिंग्स डाल करके आपका आंसर्स जो है ना वो एक सीक्वेंस में भी जाएगा, याद रखने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी और एक बहुत अच्छा शानदार आंसर आपका तैयार हो जाएगा। शब्द सीमाओं का आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा मेन बॉडी में आपको अगर दो तीन चीज़ों की आप चीज़ें शामिल कर सकते हैं, वो बड़ी आंसर को बड़ा आकर्षक बनाती हैं। वो चीज़ें क्या है, आप एक तो फ्लो डायग्राम बनाएं। फ्लो डायग्राम, फ्लो डायग्राम क्या होते हैं, जिसमें आप साइड, जैसे मैंने ये फ्लो डायग्राम बनाया कि व्यापार हो गए दो टाइप के, एक हुआ आंतरिक, एक होगा
बाह्य व्यापार। बाह्य व्यापार दो टाइप का होगा, आयात एवं निर्यात। आयात और निर्यात, आयात की वस्तु क्या है, निर्यात की वस्तु क्या है, बंदरगाह कौन कौन से हैं, तो ये फ्लो डायग्राम कहलाते हैं। तो फ्लो डायग्राम के अलावा फ्लो डायग्राम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आप मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैप का इस्तेमाल जैसे आपको फटाफट मैप बनाना चाहिए, जैसे भारत के व्यापार के संबंध में आप अगर कोई बात लिख रहे हैं तो आप वहाँ पर एक छोटा सा मैप बना करके और आप जो है पूरी जानकारी दे सकते हैं कि यहाँ पर बंदरगाह था, यहाँ पर बंदरगाह था, यहाँ पर बंदरगाह था, ये प्रमुख बंदरगाह आपने बता दिए, है ना। जैसे उज्जैन एक प्रमुख व्यापारिक स्थल था जहाँ उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम जाने वाले मार्ग आपस में मिला करते थे, तो एक व्यापारिक केंद्र बन गया। तो इस तरह से आप अपनी बात को समझाने के लिए मैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैप का एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाता है ना। तो मैप से जो आंसर है आपका आकर्षक बनता है और आपके नॉलेज को भी बताता है कि आपको नॉलेज कितना है। इसके अलावा फिर जब आप निष्कर्ष लिखते हैं, निष्कर्ष थोड़ा सा आगे तक जाता है। निष्कर्ष में हमें क्या लिखना होगा, निष्कर्ष में आप बताओगे कि इस तरह से निष्कर्ष था। तो जब निष्कर्ष लिखोगे तो आप जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, निष्कर्षतः या फिर वस्तुतः या निष्कर्षतः, वस्तुतः, और आप लिख सकते हो इस तरह का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे शब्दों से आप निष्कर्ष शुरू करेंगे, निष्कर्ष करेंगे, इस तरह आप बताओगे, कंक्लूड करोगे आंसर को कि इस तरह से। जैसे अपन अर्थव्यवस्था का उदाहरण ले रहे हैं तो आप बोलोगे कि जो है इस तरह उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था जो है उन्नतिशील थी, प्रोग्रेसिव थी, और इसके ही परिणाम स्वरूप, देखना आप क्या आंसर में अपन क्या लिख रहे हैं, इस परिणाम स्वरूप, इसी के परिणाम स्वरूप आने वाले समय में जो है भारत में दूसरा नगरीकरण जैन और बौद्ध काल में हुआ। बड़े पैमाने पर कृषि अधिशेष उत्पादन ने नगरीकरण को संभव बनाया और साथ ही शिल्पों और उद्योगों और व्यापार के विकास के चलते आगे साम्राज्यवादी मानसिकता जो है वो विकसित हुई। क्योंकि साम्राज्य क्यों बने, अधिक लाभ के कारण बने। तो अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ ही राजनीतिक कारण होता है। तो इस तरह से मैंने आपको एक आंसर के बारे में बताया, वो क्वेश्चन के बारे में बताया कि आपको एक आंसर कैसे लिखना चाहिए। समझ गए आप बात को। तो आपको जो है ना मैं ऐसे ही टिप्स जो आंसर राइटिंग की है वो मैं देता रहूँगा। और यूपीएससी, ये तो मैंने अभी 200 शब्द के लिए बताई है, ये 250 शब्द जो यूपीएससी में आता है उसके लिए भी यही तकनीकी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और रही बात छोटे आंसर्स की और 600 वर्ड के आंसर की, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आप इस वीडियो का लाभ उठाएं और फायदा करें। मैं उमाकांत बोहरे फ्रॉम एक्सीलेंस IAS भोपाल। थैंक यू।